एक क्लाइंट आए थे, उनका 210 kg मुझे उन्होंने बताया उनका वेट है, और OMD डाइट करके उन्होंने 1 मंथ में 30 kg वेट जो है कम कर लिया। बट जब मैंने उनके ब्लड टेस्ट कराए, सब उनके ब्लड टेस्ट खराब थे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट निकिता एंड टुडे वी हैव सोनिया भाटिया मैम एज अ हेल्थ कोच। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्या हमारे लाइफस्टाइल की इश्यूज हैं जो इस प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम मैम एंड जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल्स। सो हाय मैम। हेलो निकिता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन टीवीटी। तो पीसीओडी के बारे में आपको पहले मैं बताती हूँ कि पीसीडी होता क्या है। पीसीओडी जो है एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ओवरी है ना, वो हर मंथ एक एग रिलीज़ करती है। बट जब जिनको पीसीओडी हो जाता है तो उनके जो है ना मल्टीपल एग्स रिलीज़ होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं और पार्शली मैच्योर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो है ना ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। तो इसी को ही हम पीसीओडी कहते हैं। तो ये सिस्ट बनने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, जिसकी वजह से उनको अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। जॉ लाइन पे अगर आप देखोगे उनके पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और जो ओबेसिटी हो जाती है, फैट मोस्टली उनके बैली एरिया पे होता है। प्लस उनको जो है ना पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उसमें या तो उनके पीरियड्स डिले रहते हैं, या उनको होते ही नहीं हैं, या बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें ख़तरा होता है ना, वो ये होता है कि इनका जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे डायबिटिक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ से तो आपको पता ही आगे कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर जब हम इसकी वजह से और जो है ना फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। कई बार गर्ल्स को जो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है इसकी वजह से। तो डॉक्टर उनको मेटफॉर्मिन कहते हैं कि डायबिटिक होने का खतरा है, तो मेटफॉर्मिन पे रख देते हैं, जिसका बहुत गलत आगे जाके उन रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हेरिडिटरी से भी होता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, फ्राइड फूड खाते हो, बहुत शुगरी ड्रिंक्स लेते हो, तो इससे ये और एग्रीवेट होता है। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। लाइक हमको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, हमको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है वो हेल्दी रखना चाहिए, हमको अच्छा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, अब बैलेंस्ड मील लेने चाहिए। लाइक जैसे कि प्रॉपर उसमें प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, और जो है इसके लिए हम और भी कई चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आजकल लोग बहुत स्क्रीन टाइम करते हैं, पूरी रात फ़ोन करना, स्क्रीन पर रहना, इससे क्या होता है कि उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो रात जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है, जो हमारी स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो मैम एक्चुअली पीसीओडी जब स्टार्ट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी हो रहा है एंड किस हिसाब से हम लोग को डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए? क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के? जो स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। या तो वो होते ही नहीं है। लाइक जैसे गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट हुए, उसके या तो उसको 3 मंथ्स बाद होते हैं या 6 मंथ, उनका रेगुलर साइकिल नहीं होता है। और जो है फेस पे काफ़ी एक्ने हो जाते हैं, और हेयर आ जाते हैं उनके अंदर जो है मेल हार्मोन्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और ओबेसिटी हो जाती है, फैट रिस्टोर हो जाता है, उनका मूड उनके हमेशा स्विंग रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स बहुत डिले हो रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपको यही करना चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपनी स्लीप पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट पे करना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको बहुत दिक्कत है तो आपको फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। ओके, तो जो हमारी रेगुलर डाइट होती है, जैसे रोटी सब्जी वगैरह वगैरह जो हम डेली अपने डाइट पे इंक्लूड करते हैं, तो उनसे भी पीसीओडी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, घर का खाना बेस्ट है। लाइक जब भी हम बाहर का प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, कुछ भी पैकेट बंद खाते हैं, फ्राइड खाते हैं बाहर का, तो उससे ये हमारी प्रॉब्लम बढ़ती ही है। क्योंकि बाहर के खाने में काफ़ी
जो अनहेल्दी चीज़ें मिली होती है, गलत ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं वो लोग, तो उससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ती है। बट अगर हम घर का नीट बैलेंस डाइट लेते हैं, लाइक प्रॉपर उसमें प्रोटीन अपनी प्लेट में डालते हैं, फाइबर और फैट्स और जो है कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार करके। और एक पीसीओडी का जो हम सुनते हैं कि पीसीओडी का सिम्टम वेट गेन भी होता है। बिल्कुल, पीसीओडी में वेट गेन भी होता है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। तो अगर हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो उससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे हम स्टार्टिंग में अपना HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो हमारा हाई है, अगर वो 6 से ऊपर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्री डायबिटिक हो रहे हो आप। तो उसी टाइम अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो ये रिवर्स आसानी से हो जाएगा। जो नंबर की आपने बात करी, नंबर्स कितने रहने चाहिए? ये जो है इसका 5.7 तक रहना चाहिए। अगर 5.7 से ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गेहूं का आटे के लिए, तो हाँ सच में हमको मिलेट्स की रोटी यूज़ करनी चाहिए, होल ग्रेन जो है यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में, और अच्छे से हाइड्रेट रखना चाहिए अपनी बॉडी को, और नट्स सीड्स वगैरह यूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक और टिप देती हूँ, जो जिनको जो है ना पीरियड्स डिले होते हैं, अगर वो चाहते हैं उनके रेगुलर रहें तो रात को वो क्या करें, 1 गिलास पानी में 5 मिनट का और 2 स्ट्रैंड सैफरन की डाल दें, पूरी रात सोक करें और सुबह लें। तो इससे भी उनको काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ठीक हो जाएगा और उनके पीरियड्स काफ़ी हद तक रेगुलर हो जाएंगे। मतलब मैंने कई क्लाइंट्स को दिया तो इससे उनको काफ़ी आराम आया, मतलब ये वाली रेमेडी करने से। ओके तो अगर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर्स की मेडिसिन ना लेके वो अपनी होम रेमेडीज से अपनी पीसीओडी को सही करना चाहे तो क्या हो सकती है ऐसी होम? बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप अच्छा क्लीन खाना खाते हैं, बैलेंस्ड फूड खाते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं और अपने स्ट्रेस पे जो है उस पर भी कंट्रोल करते हैं। जैसे जब हम ज़्यादा बॉडी स्ट्रेस पे चली जाती है तो क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल जो है हाई हो जाता है। ये भी एक हार्मोन होता है। अगर ये हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फीमेल्स में वैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, तो उनके लिए स्ट्रेस तो सबसे बड़ा खतरा है। तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेस रिलीफ के लिए जो आपको पसंद हो, जैसे आप डांस सुने, म्यूजिक करें, कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें या कुछ भी जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें, जिसको करके आपको अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। तो ये भी बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। ओके तो आजकल जो है ना, वो पहले ऐसा था कि ये जो पीसीओडी वगैरह, पीसीओएस वगैरह है, वो मतलब मैक्सिमम कितना एज तक होता है, 21 ऐसे तक के एज में होता था। बट अब हम लोग देख रहे हैं कि 16-17 साल से ना इन लोगों को सिम्टम्स आने लग जा रहे हैं पीसीओडी। हाँ तो जी, क्या बिल्कुल। कारण है इनके? इसका कारण ये है कि आजकल बच्चे जंक बहुत खाते हैं। मतलब ये ना स्टार्टिंग ही हो जाती है जब बच्चे 1-2 साल के होते हैं ना। तो मैंने कितना देखा है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स क्या दे रहे हैं, चिप्स लेके दे रहे हैं, उनको मोमोज खिला रहे हैं बाहर खड़े होके, उनको नूडल्स खिला रहे हैं। अगर आपके उनको शुरू से ही हेल्दी जो डाइट खिलाने पे फोर्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। मतलब अगर आप शुरू से उनको हेल्दी रखें, और उनको बच्चों को फ़ोन दे दिया जाता है शुरू से ही कि फ़ोन देख के खाओ। एक अगर हम खाना भी फ़ोन देख के खा रहे हैं या टीवी देख के खा रहे हैं तो वो भी मैटर करता है हमारे लिए, वो भी हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो अगर आप बच्चों को आराम से, प्यार से, शांति में बैठा के खाना खिलाएं, उनको हेल्दी खाना खिलाएं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी खिलाएं, पार्क में ले जाएं, उनको फ़ोन देने की बजाय या टीवी के पास सामने बिठाने की बजाय उन्हें पार्क में ले जाएं, उनको एक्टिविटी कराएं, तो इससे काफ़ी जो है इन सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे आगे जाके आपको। जो पीसीओडी के लिए है ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी काम करती हैं। जैसे स्वीट पोटैटो चाट है, अगर आप वो खाते हैं तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लोग सोचते हैं आलू बहुत ख़राब है, बट आलू कौन सा ख़राब है? जिस पोटैटो को हम फ्राई कर लेते हैं, जिसके चिप्स बनते हैं, बट अगर हम बॉइल्ड आलू की चाट खिलाएं तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। और क्या कहते हैं, मेथी दाना वाटर हो गया, धनिया वाटर हो गया, ये सब हेल्प करेंगे। प्लस एक्टिविटी तो है ही कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, और विटामिन डी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, तो ये भी पीसीओडी में जो है उसके सिम्टम्स को और बढ़ाता है। तो इसलिए या तो
जैसे अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो मॉर्निंग में 7 to 8 का जो सन रेज होती है वो बेस्ट होती है विटामिन डी के लिए। और उस टाइम आप कुछ एक्सरसाइज करें या सन एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जो अभी आपने बताया कि मेथी दाना वाटर एंड धनिया, वो जो धनिया वाटर बताया आपने, तो इसको कैसे यूज़ अपने कैसे डाइट में लेके आना है? जैसे आप रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाना भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, वो पानी पी लीजिए और वो जो मेथी के दाने हैं उनको च्यू कर लीजिए। अगर आप उस टाइम नहीं खा सकते तो उसको बाद में अपनी सैलेड्स में करके खा सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी मैं आपको टिप दूंगी कि जैसे हम जंक फूड तो बहुत खाते हैं, बट जब वेट लॉस की बात आती है ना तो हम सबसे गलत क्या समझते हैं कि घी को नहीं खाना, जबकि घी सबसे अच्छा है। तो मैं तो जितने भी अपने क्लाइंट्स आते हैं मैं उन्हें बोलती हूँ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जो है तुम गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेल्टेड देसी घी डाल के लो, वो तुम्हारे जो पीसीओडी में बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब तो इससे होता क्या है वैसे? ये एक जैसे गुड फैट है, हाँ, जैसे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हमें गुड फैट्स भी चाहिए बॉडी को, और ये हमारे हार्मोन्स को हेल्प जो है बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। तो इसको भी लेना चाहिए। सो मैम जो थायराइड की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकती है या फिर इससे हम अपनी मतलब जो डेली डाइट है उससे भी ठीक कर सकते हैं, घर के खाने से या फिर घर की जो है होम रेमेडीज से भी हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि उनकी रिपोर्ट कैसी आई है। पहले मैं आपको बताती हूँ थायराइड होता क्या है। जो थायराइड होता है ना, एक बटरफ्लाई टाइप का एक ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में होता है, और इसमें से ना T3 और T4 जो है हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड को बनाते हैं। और इनका जो मास्टर माइंड होता है ना, जो मास्टर वो होता है वो हमारे इसके ब्रेन में होता है, एक और हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो है TSH को जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। तो जब हमारा थायराइड किसी भी वजह से कम बनाने लगता है थायराइड को, तो क्या होता है कि जो TSH है ना उसको सिग्नल मिलता है कि थायराइड कम बन रहा है, तो वो और पुश करता है कि वो बनाए, बट उसमें तो प्रॉब्लम आ चुकी है, वो बनता नहीं है, वो पुश कर ही जा रहा है। तो इससे क्या होता है हमारा TSH बढ़ जाता है। तो जब TSH बढ़ जाता है तो एक तो होता है सब क्लिनिकल थायराइड, अगर वो उसकी रेंज जो है 10 तक है तो आप उसको अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो है ना आपको मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, पहले अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, और अगर कोई बॉडी में डेफिशिएंसी है उस पे वर्क करना चाहिए। अगर काफ़ी हद तक कई लोगों का ठीक हो जाता है, बट अगर ज़्यादा है तो आप मेडिसिन स्टार्ट करके फिर भी ये सब अपने साथ कीजिए कि डाइट को अच्छा कीजिए और जो डेफिशिएंसीज है उन पे वर्क कीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। और अगर धीरे धीरे से क्या होगा, जो उन्होंने मेडिसिन आपकी स्टार्ट की है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कई केसेस में ये मेडिसिन बंद भी हो जाती है, बट हमेशा ये डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना चाहिए मेडिसिन बंद। वो धीरे धीरे आपको कम करेंगे, अगर उनको लगेगा कि बंद करनी है तो वो बंद कर देंगे, बट आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। ओके, तो हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जो हमारी मतलब डेली चल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब ऐसी क्या हमारी गलतियां होती हैं हमारी डेली रूटीन्स में जिनकी वजह से थायराइड का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है? देखो, थायराइड जो है ना आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। आजकल जितने भी मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं ना, हाँ जी मैम हम तो सेंधा नमक खाते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने सॉल्ट को आयोडाइज्ड क्यों कराया था? क्योंकि सब में उन्होंने देखा कि यहाँ पे आयोडीन की कमी है, तभी इसको फोर्टिफाइड कराया गया था, ठीक है। अब उन्होंने सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया तो आयोडीन की जो हो गई डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसकी वजह से थायराइड हो जाता है। तो एक तो आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए। दूसरा जो है, अगर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग है, तो जो स्ट्रेस भी है ना वो थायराइड को कहीं ना कहीं सप्रेस करता है। तो हमको अपने स्ट्रेस पे वर्क करना चाहिए कि हमें थोड़ा अनुलोम विलोम या योगा ज्वाइन करना चाहिए, या जो भी एक्टिविटी जिससे हमारा डोपामाइन यानी कि हैप्पी हार्मोन रिलीज हो उसको हमें करना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तीसरा इसमें भी यही है कि स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के जो टाइम है ना, उसमें ही जो है ना हमारे सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर हम उस टाइम सोते नहीं हैं तो क्या होता है, ये हार्मोन हमारा सिक्रीट करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और जो है
इसके लिए ये वही है कि फिर भी स्क्रीन टाइम जैसे अगर ज़्यादा रखेंगे तो जो स्क्रीन में तो एक ना ब्लू रेज होती है जो हमको ये सिग्नल देती है कि जैसे सन में रेज होती है ना, वो वाली रेज है, तो हमारे माइंड को एक्टिव कर देती है, तो हमको सोने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब भी सोएं उससे 2 घंटे पहले जो है अपना स्क्रीन को अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी भी मस्ट है, जिनको थायराइड होना उनके लिए 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा वर्क करती है। या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है, आप सूर्य नमस्कार कीजिए या वॉक कीजिए, बट खाली नहीं बैठना। अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है तो आपको वॉक करनी ही पड़ेगी। और जो ये थायराइड जो है ना, इसमें कई चीज़ों को भी हम देखते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में, मैंने आपको आयोडीन बताया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, सिलीनियम की डेफिशिएंसी है, अगर जिंक की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ग्लैंड को जो है ना इफेक्ट डालती है। तो हमको देख के चलना चाहिए। जैसे सिलीनियम जो होता है ना, वो ब्राज़ील नट में होता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम रोज़ रात को एक ब्राज़ील नट सोक करके मॉर्निंग में उसे जैसे मेडिसिन खा ली, और मेडिसिन के 45 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी अभी मेडिसिन नहीं स्टार्ट हुई है तो आप पहले ब्राज़ील नट लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे सनफ्लावर सीड्स है, उसमें भी अच्छा सोर्स है सिलीनियम का। होल ग्रेन्स है, लेंटिल्स है, स्पिनच है, ये अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और जिंक वाले वो प्रोडक्ट वो खाइए, फूड आइटम्स जैसे सनफ्लावर सीड्स में होता है, ओट्स में होता है, ब्राउन राइस में होता है। और अपनी डाइट में ओमेगा 3 को यूज़ कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था देसी घी, ऐसे ना कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, अगर हम थायराइड है ना तो वो सारी इन्फ्लेमेशन को बॉडी से ख़त्म करता है। ओके। तो जैसे इसमें भी यही है कि रात को मॉर्निंग में हम एक ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल को डालेंगे और उसको पी लेंगे, तो वो भी जो है थायराइड के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कोकोनट ऑयल या फिर जो आपने बोला देसी घी, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है? जो देखो थायराइड में तो है कोकोनट ऑयल बेस्ट वर्क करता है, और अगर आपको पीसीओडी है तो देसी घी बेटर वर्क करता है। तो ये डिपेंड करता है किसकी क्या मेडिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला चीज़ लो, तो वो वर्क करती हैं। ठीक है। तो मैम आप हमें बताइए कि जो सीड्स होती हैं, कहते हैं कि ये सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, हमें खानी चाहिए। तो कुछ ऐसी मैंडेटरी जो सीड्स है वो मतलब नॉर्मली जो बीमार है, जो बीमार नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है, कोई फिट है, उसे मतलब वो सीड्स ज़रूर खानी चाहिए। कोई ऐसी सीड्स रिकमेंड कीजिए। देखिए जो है ना, आलमंड्स, वॉलनट्स, नट्स तो ये सबको लेने ही चाहिए मॉर्निंग में। और जो सीड्स हैं हमेशा इनको ना सोक करके खाना चाहिए, चाहे नट्स हैं चाहे सीड्स, तो फिर ये सब खा सकते हैं। जैसे इसमें ना एक फाइटिक एसिड की लेयर होती है जो हमारी बॉडी में आयरन को, कैल्शियम को, जिंक के एब्जॉर्प्शन में ना हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है। बट अगर हम इनको सोक करके खाते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप देख रहे होगे, मैंने आपको बोला ब्राज़ील नट सोक करके खाने हैं, आलमंड वॉलनट सोक करके खाने हैं। इसी तरीके से सीड्स भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और फीमेल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी है। मैं तो उनको कहती हूँ जैसे खजूर में या फिक्स में सारे सीड्स को रोस्ट करके उनके लड्डू बनाइए और रोज एक वो लड्डू खाइए, तो ये बहुत अच्छा होता है। हर किसी के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। तो शुगर आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं, हर कोई अपनी डाइट से हटा रहा है शुगर को। तो क्या दिक्कतें होती हैं शुगर से, और मतलब अगर ज़्यादा शुगर लोगों ने कम कर दिए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखो शुगर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वाइट शुगर हमारे लिए, ठीक है। बट हम उसको एक लिमिट में खाना ठीक है। बट जैसे आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो बता रहे हैं 16 चम्मच है एक कोल्ड ड्रिंक में, शुगर 16 है। और जो है हमको पूरे दिन में सिर्फ 10 to 15 ग्राम शुगर का इंटेक करना चाहिए। हमारे फूड से भी हमको ये ग्लूकोज मिल जाता है। तो अगर उसके बाद भी हम ऊपर से इतना ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर को लिमिट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि उसकी जगह आप जैगरी खा सकते हैं, हनी ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी आप भर भर के खा रहे हैं। उसको हर चीज़ को बैलेंस तरीके से आप खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनको तो शुगर नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल स्किप करना चाहिए।
1 चम्मच तक ले सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैम आजकल क्या लोग क्या कर रहे हैं कि वेट लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। उन लोगों को है कि हमारे एकदम फिट रहें, एकदम बॉडी सब कुछ सही रहे। तो वेट लॉस में लोग गलती क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं। क्या ये चीज़ सही है या फिर ये गलत है? बिल्कुल गलत है खाना छोड़ना। अगर खाना छोड़ के पतला होना हो सकता ना, तो हर कोई पतला हो जाता। असल में क्या होता है, जब हम बॉडी को स्टारवेशन मोड पे लाते हैं तो बॉडी को लगता है कि भाई अब ये स्टारवेशन मोड पे जा रही है, तो मुझे अपना जो खाना है ना वो स्टोर करना है, तो वो फैट को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है, उस टाइम के लिए तो उनको दिखता है 1-2 दिन के लिए कि उनका फैट लॉस हो रहा है, बट वो अगर 4 किलो वेट अपने आप को स्टार्व करके कम करते हैं तो कब तक बंदा स्टार्व रह सकता है? स्टारवेशन कब तक कर सकते हो आप? उसके बाद जैसे ही आप खाना शुरू करोगे आप 8 kg गेन कर लोगे। तो उससे बेटर है आप ऐसी डाइट लो जिसमें आप धीरे धीरे वेट गेन करो, वेट लॉस करो सॉरी। जैसे आपने वेट गेन किया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक ही दिन में आपका 10 किलो वेट धीरे धीरे बढ़ गया था। धीरे धीरे रोज क्या हुआ था, ऐसा प्रोसेस हुआ था कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे आपने वेट गेन किया था। तो जब आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही सोचना चाहिए कि मुझे रोज का 100 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे वेट लॉस करना है। अगर हम ये टारगेट रख देंगे ना कि 10 किलो 10 दिन में हो जाए, तो फिर आप अपने लिए जो है प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वेट लॉस के लिए जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है स्टारवेशन मोड पे जाना। अब जैसे हम वेट लॉस करते हैं तो हर कोई सोचता है कि कुछ भी सोशल मीडिया से उठा लिया और ये डाइट हमने फॉलो करनी है, बट हर किसी की ना अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग सिम्टम होते हैं। हमको देखना पड़ता है उनका वेट गेन क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। उनके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, कहीं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, कहीं पीसीओडी तो नहीं है, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो उस टाइम वेट गेन कर रहे होते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उस पे हम वर्क करना शुरू करते हैं, उसके रूट कॉज पे। तो जैसे ही हम रूट कॉज को ठीक करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जो है वेट लॉस होने लग जाता है। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो है ना वेट गेन होता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो है ना, हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत रहती है उनकी। तो इस वजह से उनको थोड़ा वेट लॉस करने में दिक्कत होती है। बट अगर वो हमेशा एक ऐसा वो जो है प्रोग्राम लेंगे जिसमें वो हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे और अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपने को हैप्पी रखने के लिए कुछ ना कुछ जो भी उनको पसंद है वो चीज़ ज्वाइन करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स या कोई म्यूज़िक या कुछ भी, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ओके तो आजकल एक मतलब वही है कि ट्रेंड चल रखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। आपके हिसाब से ये सही है या फिर गलत है, जिसमें 16 घंटे तक आदमी भूखा रहेगा एंड फिर अगले 8 घंटे तक वो खाना खा सकता है? हाँ जी। तो ये सब कुछ मतलब क्या है सब? वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है। लाइक उससे जो है हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है। बट जो है इसमें यही होता है कि 16 आवर की फास्टिंग करी और 8 आवर्स के विंडो में हमने खाना खाया। बट अब इसमें हमको ये भी देखना होता है कि हम, कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है चलो 8 आवर्स जो है हम कुछ भी खा लें, वो गलत है। हमको बैलेंस डाइट ही खानी है, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फाइबर, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर फैट्स, ये सब लेना है। बट ज़्यादातर मैंने फीमेल्स में देखा है कि अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक वो फास्टिंग करते हैं, तो उनका कॉर्टिसोल क्योंकि उनका हाई रहता है, मोस्टली स्ट्रेस बहुत होता है, तो इससे क्या होता है उनके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ना वो गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा। तो उनको और दिक्कत हो जाती है। या जिनको पीसीओडी है, जिनको थायराइड है, जिनको शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कई बार वो उनके लिए ठीक नहीं होती है। तो ये देख के कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है तब करना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में हम ऐसे कर सकते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करा। अगर लग रहा है आपको वीकनेस ज़्यादा हो रही है, आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो आजकल ना कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो पता है क्या कर रहे हैं, OMD डाइट, 1 मील डाइट, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 1 मील खाना है। और वो 1 मील क्या होता है उनका, जंक फूड। पीछे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका 210 kg मुझे उन्होंने बताया उनका वेट है, और OMD डाइट करके उन्होंने 1 मंथ में 30 kg वेट जो है कम कर लिया। बट जब मैंने उनके ब्लड टेस्ट कराए,
सब उनके ब्लड टेस्ट ख़राब थे, पूरा उनका हार्ट कोलेस्ट्रॉल हाई था, उनका एचडीएल जो है वो कम हो गया था, एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वाली डाइट भी बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बैलेंस डाइट करो, हर चीज़ को ना एक लिमिट में करो। सब खाओ बट लिमिट में खाओ। अगर आपको जंक फूड भी खाना है तो हफ्ते में एक बार अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो कोई गलती नहीं है, और गिल्ट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिल्ट में जाएंगे ना तो क्या होगा, हमारा कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा, फिर हम वेट हमारा जो है स्टक हो जाएगा। तो इसलिए गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार आप चीट मील ले सकते हो, बट अगर आप ये सोचो कि 6 दिन हम चीट मील लेंगे और एक दिन हेल्दी खाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट। अगर आपके कुछ और सवाल और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।